Good evening, everyone. My name is Afaq, and I am a biology teacher, and I have 3 year experience of teaching in biology. And today, the most interesting and conceptual topic we will discuss about excretory system. So today we will discuss about excretory system. मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे ना, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो. ओके, अंडरस्टैंड. तो टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले, एक्सक्रीटरी. टॉपिक कौन सा है हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी चीज के बारे में, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, जिसमें लाइट रिएक्शन के बारे में बात की थी. तो हमने आपसे टर्म, एक वर्ड यूज किया था कि जो साइंस होता है ना, उसमें एवरी टर्म है द ओन मीन्स, मतलब हर टर्म्स की एक मीनिंग होती है. तो इसी हिसाब से एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन का मीन्स होता है एग्जिट. एक्स मीन्स होता है एग्जिट, और क्रीशन का मीन्स होता है कोई भी प्रोडक्ट, ये क्रिएट करना. आप लोग कहते हो ना, क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना. तो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना? क्रिएट करना. अब प्रोडक्ट कौन सा होता है? जैसे इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि पार्शियली या टोटली रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. अब पार्शियली और टोटली क्या मतलब, क्या होता है? कुछ जो वेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टोटली. और कुछ प्रोडक्ट, मतलब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हम यूजफुल चीजों को अपनी बॉडी में दोबारा कलेक्ट कर लेते हैं और हार्मफुल चीजों को हम रिमूव कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली. क्या बोलते हैं? पार्शियली. इसी बेस पे अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऊपर. तो यहाँ पर एक और हेडिंग आती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई. तो यहाँ पर होता है कि एनिमल क्लासिफाई ऑन देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो कुछ एनिमल्स को उनके हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर जो है क्लासिफाई करते हैं. अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर क्लासिफाई कैसे करते हैं? जैसे कुछ एनिमल्स को हम एमेनोटेलिक कहते हैं. अब एमेनोटेलिक का मतलब क्या होता है कि ये एनिमल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को. किसे? अमोनिया को. अब अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होती है वो मोस्ट टॉक्सिक होती है. अब मोस्ट टॉक्सिक अगर अमोनिया होती है तो इन एनिमल्स को अमोनिया को जो रिलीज करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, तो इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगी? वो हाई होगी. तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाई होगी. अभी अगर अमोनिया को एक्सक्रीट करती है तो वाटर रिक्वायरमेंट हाई क्यों होगी? क्योंकि जो अमोनिया जो होता है ना, इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ता है. अब डाइल्यूट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक जो है मॉलिक्यूल्स होता है, और अगर ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में रहेगा तो ये क्या करेगा? सेलुलर डैमेज करेगा. यानी कि हमारी इनकी सेल्स को, एनिमल्स की सेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा. तो इसीलिए हमने सेलुलर डैमेज बचाने के लिए अमोनिया को डाइल्यूट करना पड़ता है, और डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना है? हाई वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए. अब अगर इस एक्सक्रीटरी और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रिमूव होता है बाय डिफ्यूजन से, थ्रू गिल्स के द्वारा.
गिल्स के द्वारा। अब ये अगर गिल्स के द्वारा होता है तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी एनिमल्स होंगे ना वो मोस्टली कैसे होंगे, एक्योटिक। तो जैसे फिशेस और एक्योटिक एम्फीबियंस, तो ये सब एग्जाम्पल किसकी हैं, अमेनोटेरिक एनिमल्स की। क्लियर हुआ। सेकंड जो है वो होते हैं यूरियोटेरिक। अब यहां पर यूरियोटेरिक जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है। अब यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया जो होती है वो अमोनिया की कंपेयर में थोड़ा मॉडरेट टॉक्सिक होती है। अब मॉडरेट टॉक्सिक होगी तो मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो होती है एक स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू, जिसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू क्या करता है, इसे रिमूव किया जाता है। और एक चीज और बता दें, यूरिया जो होती है वो हमारी बॉडी में अमोनिया ही बनती है, हमारी बॉडी में भी अमोनिया बनती है, लेकिन इस जो यूरिया होती है, जो यूरिया ये क्या करती है, यहां पर हमारी बॉडी में अमोनिया जो बनती है ना, उससे एक साइकिल हमारी बॉडी में चलती है लीवर्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पर एक साइकिल चलती है जिसका नाम होता है यूरिया साइकिल, या इसे हम ऑरेथिल साइकिल भी कहते हैं। और ये कहां चलती है, ये चलती है हमारे लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, और जिससे इसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक होती है अमोनिया यूरिया के कंपेयर में। इसीलिए हमारे लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पता ही होगा आपको कि हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो लीवर की स्पेसिफिक सेल जिन्हें हम हिपेटोसाइट कहते हैं, उन सेल्स को ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और उन माइटोकॉन्ड्रिया में ही यूरिया साइकिल चलती है, और ये जो होती है वो हमारी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। अब ये जो अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होता है उससे रिमूव होते हैं, तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं मैमल्स। वैसे और से एग्जांपल है, लेकिन जब हमने पूरा एनिमल्स के बारे में बात की है तो इनका एग्जांपल लिख लेते हैं मैमल्स। अब थर्ड वन जो एनिमल्स एक और आते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला हम रफ करके लिख देंगे। थर्ड वन जो आपके एनिमल्स आते हैं, थर्ड वन जो एनिमल्स आते हैं वो होते हैं यूरिकोटेरिक, और ये जो है वो एक्सक्रीट करते हैं किसे, यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, और इसीलिए ये यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H4N4O3। ये यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है। तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, और लीस्ट टॉक्सिक होता है तो हमें जो है लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होगी इसे एक्सक्रीट करने के लिए, लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो होता है वो इसके जो एग्जाम्पल की बात करें तो ये वर्ड्स में जो है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, और कुछ होते हैं लैंड स्नेल, इनमें भी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में होता है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ना, ये आपका इसे कह सकते हैं हम पेस्ट। पेस्ट तो आप सभी लोग जानते होंगे, पेस्ट या पैलेट। और ये जो पेस्ट और पैलेट जो होता है ना वो सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड, यानी कि नॉट कंप्लीटली सॉलिड एंड नॉट कंप्लीटली लिक्विड। तो दिस इज कॉल्ड द सेमी सॉलिड। अंडरस्टैंड। ये हमने तीन टाइप्स के एनिमल्स के बारे में बात की, अमाइनोटॉनिक, यूरियोटॉनिक एंड यूरिकोटॉनिक। अब ये यूरिक एसिड और जो है पहला हमारा बेस्ट प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया, दूसरा क्या था, यूरिया, और तीसरा क्या था, यूरिक एसिड। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लासिफाई किया गया उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे। एनिमल क्लासिफाई ऑन द देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तीन टाइप के हमने पढ़ लिए। अब हम जो है बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। जो हमारा अब मैं जो है हमारा टॉपिक है
उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसमें होती हैं वन पेयर ऑफ किडनी, एंड सेकेंड वन होती है अ पेयर ऑफ यूरेटर, एंड थर्ड वन इज होती है अ पेयर ऑफ पेयर नहीं होगा, ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, एंड फोर्थ वन इज होता है ए यूरेथ्रा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। क्लियर हुआ? तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चार पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो है डायग्राम हम फ्लो करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो अगर उसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम किडनी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो है डायग्राम हम यहाँ पर एक बना लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि वन पेयर ऑफ किडनी, तो यहाँ पर क्या है 1 2, यानी कि वन पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर, तो लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर। उसके बाद होता है ए यूरिनरी ब्लेडर है आपका, और उसके बाद होता है ए यूरेथ्रा, एक आपका यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी राइट किडनी होती है ना, वो स्लाइटली लोअर होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, थोड़ी सी नीचे होती है हमारी लेफ्ट किडनी की कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो राइट किडनी होती है उसी राइट साइड में आपका प्रेजेंट होता है लीवर, और ये जो लीवर होता है ना वो ऑक्युपाई करता है स्पेस को। उसके स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से किडनी को थोड़ा सा नीचे खिसकना पड़ता है, इसीलिए आपकी जो राइट किडनी होती है वो जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है, स्लाइटली लोअर होती है कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। अब उसके बाद इसकी सिचुएशन की अगर हम बात करें किडनी की, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सिचुएशन जो होती है किडनी की, यहाँ पर इन्होंने बताया कि लास्ट थोरेसिक और थर्ड ल्यूमर में जो आपकी दोनों स्पाइन होती हैं उसी में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या होता है? आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या होता है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है आपकी किडनी, बीन शेप्ड होती है, वेट 120-170 ग्राम्स होता है। तो ये चीजें होती है किडनी के अंदर। लेकिन ये जो है सिचुएशन क्या है? सिचुएशन का मतलब होता है कि आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, पूरा पूरा कॉलम होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम आपका होता है ना, ये तीन चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सर्वाइकल, दूसरा होता है आपका थोरेसिक, और तीसरा होता है आपका लुंबर। आप जो पीछे की अपना वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लुंबर होता है। तो आपका जो सर्वाइकल होता है ना, उसमें 1 to 5 यानी कि C1 to C7 जो है स्पाइन प्रेजेंट होती है। स्पाइन मतलब स्पाइन मतलब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जो बनती है उसकी स्पाइन जो होती है 7 तक होती है, और जो थोरेसिक होता है उसमें T1 से T12 तक की स्पाइन प्रेजेंट होती है, और जो लुम्बर होता है आपका उसमें L1 से और L5 की स्पाइन प्रेजेंट होती है। और अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें तो ये जो है सभी हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम है, आप सभी को पता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बाहर की तरफ है,
तो ये हमारे जो विसिरल ऑर्गन होते हैं, विसिरल का मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उन्हें पूरी तरीके से कवर्ड रखता है हमारा। तो ये जो थोरेसिक होता है ये जो है 12 होते हैं, और ये लंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं, और ये सर्वाइकल होती है, ये जो होता है वो नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है हमारी गर्दन की तरफ, यहाँ पर सर्वाइकल होता है। और ये जो थोरेसिक होता है ये हमारे जो होता है वो कह सकते हैं कि हम मिडिल बैक में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है वो जो लंबर होता है ये हमारा जो है लास्ट यानी कि एंड ऑफ बैक में प्रेजेंट होता है, और ये तीनों जो होते हैं वो एब्डोमेन में ही होते हैं। ये आपका जो है ऊपर वाले पोर्शन में होता है और ये दोनों एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? मैंने सोचा ये पॉइंट आपको बताना कि लास्ट थोरेसिक स्पाइन और थर्ड लंबर स्पाइन में आपकी किडनी की सिचुएशन जो है मतलब लोकेटेड होती है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी के हमने देख लिया कि राइट किडनी स्लाइडर लोअर होती है। किडनी में जो आपकी स्ट्रक्चर होती है इसमें जो बाहर वाला पोर्शन होता है ना इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन। उसके बाद इसके ठीक अंदर बनते हैं तो ये कुछ पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसे हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर होती है कॉर्टेक्स और मेडुला, इनर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये मेडुलरी पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और इसके ठीक अंदर ये सब चीजें आपको अभी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, किडनी की एक सेल्स होती है उसके बारे में ये सब चीजें समझाएंगे। उसके अंदर जो होता है वो आपके कैलिक्स होते हैं ये इस टाइप के, और कैलिक्स के बाद ये रीनल पेल्विस होता है जहां पर यूराइन जो होती है वो ऐसे आती है और यूरेटर के थ्रू इकट्ठी होती हुई यहाँ पर जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है और यूरेथ्रा इसे क्या कर देता है? एग्जिट कर देता है। तो ये डायग्राम है। अब एक चीज और है, सबसे मेन चीज, अभी हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हमने एक चीज देखी है कि हम किसी भी ऑर्गन्स की स्पेसिफिक सेल्स को उनका स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेन की जो सेल्स होती है उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, आई थिंक यू नो अबाउट इट। उसी टाइप से हम लीवर की जो सेल्स होती है उन्हें हम हेपेटोसाइट कहते हैं। उसी टाइप से अगर हम तीसरी सेल्स की बात करें वो भी एक फेमस सेल है, जैसे हमारे जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कार्डियक सेल्स कहते हैं। ये बेसिक पॉइंट है, मतलब ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि नेफ्रॉन, इसी टाइप से आपकी जो किडनी की सेल्स होती है ना उन्हें हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये जो है अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसी टाइप से जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है, उसी टाइप से जो होती है वो जो होती है वो किडनी जो होती है वो उसमें नेफ्रॉन एक सेल पाई जाती है। अब नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में बनाएंगे, इसे रफ कर देते हैं उसके बाद उसे बनाएंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है। अब अगर आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन है तो हम क्लियर कर देते हैं कि आपकी ये कोई किडनी है और ये किडनी की हमने एक सेल्स को लिया और एक सेल को जब जूम करके देखा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिली। और ये ईच किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो 1 मिलियंस जो होते हैं वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। क्लियर हुआ? अब इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये किडनी में ऐसे है जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इतना होता है। अब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो हमारा मानना है कि जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे सिचुएटेड होती है, उतना आप इजीली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो चलते हैं हम अपने नेफ्रॉन की तरफ, अपने नहीं मतलब सबके नेफ्रॉन की तरफ। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी ये जो आपकी एट्रियोल्स होती है इसे हम बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? इफरेंट एट्रियोल्स। और ये जो आपकी आर्ट्रियोल्स होती है उसे हम बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल्स। इसे एफरेंट बोलते हैं और इसे इफरेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो चीजें जो हम देखते हैं ना
तो इसमें आपका ब्लड, यहां से ब्लड आपका एंटर करता है किसमें, नेफ्रॉन में, और यहां से ब्लड आपका एग्जिट करता है। ठीक है। अब एक चीज और होती है, इसी में जो आपका फिल्ट्रेशन होता है, तो ये आपका जो है कॉमन कैप्सूल है, और ये आपकी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। कैपिलरीज का मतलब ब्लड वेसल्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन हम रीनल कार्बस कहते हैं। और इसका जो थोड़ा सा क्वाड्रिल स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो आपका जो हेनरी लूप होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है हमेशा नीचे की तरफ आना, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है, असेंडिंग है। यानी कि डाउनवर्ड अगर कोई चीज जा रही है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, और अगर अपवर्ड कोई चीज जा रही है तो वो कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है। डिस्टल मींस पता क्या होता है, डिस्टल प्रोक्सिमल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अगर प्रोक्सिमल की बात करें तो हमेशा पास वाली चीजों को हम प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो दूर वाली चीज होती है उन्हें हम डिस्टल कहते हैं। इसे ध्यान रख सकते हो। डिस्टल जहां पे वर्ड आ गया ना, तो दैट मींस व्हिच आर सिचुएटेड इन द फॉर, मतलब फॉर, वो दूर प्रेजेंट है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम, डिस्टल। और जो पास में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। तो ये होगा, और उसके बाद ये आपकी जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी आपके नेफ्रॉन की। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, उस टॉपिक में यूराइन फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन में, कैसे यूराइन फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने एफ्रेंट एट्रियोल पढ़ी, तो यहाँ पर एक हम पढ़ते हैं यूराइन फॉर्मेशन। क्लियर हुआ। इसमें हमारी तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड वन होती है सेलेक्टिव या ट्यूबुलर reabsorption, and third one is tubular secretion। इन तीनों प्रोसेस को हम अभी प्रूव करेंगे। ये यूराइन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस आती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, ये जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसमें आता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम एक एक प्रोसेस के बारे में, इसे जो है ऐसा करते हैं हम, इसे यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, पर्टिकुलर कॉलम है आपकी। तो ये जो है तीनों प्रोसेस, यहाँ पर आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसे हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पर ये एफरेंट एट्रियोल्स है, और ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यूराइन फॉर्मेशन। और यूराइन फॉर्मेशन में जो हमने आपको तीन स्टेप बताई थी, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है उसे बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, देखिए, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जैसे यहां से जो एफरेंट एट्रियोल होती है, यहां का इसका डायामीटर ज्यादा है। डायामीटर में बीच में जो स्पेस होता है उसे हम डायामीटर इसका ज्यादा है, तो इसका डायामीटर ज्यादा है तो यहां पर ब्लड जो है वो ज्यादा आएगा। और जो इफरेंट एट्रियोल होती है उसका डायामीटर कम है, तो ब्लड जो है वो कम, इसमें कम निकलेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर इसी को, इस टॉपिक को हम कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट में होता क्या है, उसमें ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट में कुछ चीजें फिल्टर होंगी, कुछ चीजें फिल्टर नहीं होंगी, और इसीलिए जो पूरी तरीके से कंप्लीटली जो चीजें फिल्टर नहीं होती है ना, तो इसे बोलते हैं नॉट कंप्लीटली, इसीलिए इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे कहते हैं। जैसे आपका जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसे तीन वर्ड में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ग्लोमुलर हाइड्रो
स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड वन होता है वो होता है आपका ब्लड क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये होता है ब्लड क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड थर्ड वन जो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये तीन प्रेशर होते हैं। अब सबसे पहले बात करें ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। जैसे जब ब्लड यहां पर आएगा ज्यादा ब्लड, जैसे सपोज कीजिए कि 120 ml ब्लड आया, ठीक है, मान लिया हमने सपोज किया कि 120 ml ब्लड आया, लेकिन यहां से गया सिर्फ 40 ml, तो कितना बचा 80 ml। तो 80 ml यहाँ पर एक इकट्ठा होगा यानी कि स्टोर होगा। जब 80 ml स्टोर होगा तो यहाँ पर ग्लोबुलर पर एक हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मींस जहाँ पे वर्ड होता है वहां पर वाटर से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और यही जो प्रेशर होता है इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो होता है वो ब्लड में, यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो एफरेंट एट्रियोल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो हाई होता है, और जो इफरेंट एट्रियोल होती है उसका डायमीटर लो होता है, इसी वजह से ये प्रेशर लगता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 60 mmHg। क्लियर हुआ। और ये जो होता है वो फिल्ट्रेशन को क्या करता है, फेवर करता है। क्या करता है, फेवर करता है। क्लियर हुआ। दूसरा आपका जो होता है ब्लड क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है, जैसे आपने जो फिल्ट्रेशन किया तो ब्लड में मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, और प्रोटीन जो होती है वो लार्ज साइड की भी होती है। तो अगर आपकी जो प्रोटीन है वो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन को अपोज करेंगी कि हम फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है निकलने के लिए, तो हम फिल्टर नहीं होंगे। तो उसी टाइप का ये जो फिल्ट्रेशन होता है ऑस्मोटिक, ये प्रोटीन के साइज की वजह से होता है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन होती है उनकी साइज की वजह से होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जिनका साइज लार्ज होता है तो वो प्रेशर को अपोज करती हैं। तो ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन के अपोजिट होता है, फिल्ट्रेशन करना नहीं चाहता। दूसरा होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर है ब्लड, ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है। अब जब ब्लड ऑलरेडी स्टोर है तो और स्टोर होने की जगह नहीं है, तो कैप्सूल एक ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। कैप्सूल कौन सा है, ये कॉमन कैप्सूल, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा कि भाई अब मत आओ। तो ये भी अपोज करता है, तो ये भी जो होता है अपोज करता है। और इसकी जो वैल्यू होती है अपोज करने वाले की ब्लड क्यूबॉइडल प्रेशर की, वो होती है 32 और इसकी होती है 80। तो अगर टोटल की हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आपका जो फेवर करने वाला जो प्रेशर है वो 60 mmHg है, और आपका अपोज करने वाला है वो 32 और 80। ये दो प्रेशर अपोज करते हैं, जिसमें जो 32 है वो BCOP है, यानी कि BCOP ब्लड क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा जो आपका प्रेशर है वो CHP है, यानी कि क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये दोनों क्या हो गए 50, तो 60 - 50 = 10 mmHg जो आपका प्रेशर होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। और इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सब कुछ फिल्टर नहीं होता है, तो नॉट कंप्लीटली फिल्टर, इसीलिए इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अंडरस्टैंड, ओके। चलिए अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखते हैं कौन सी चीज कहां पे फिल्टर होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, उसमें हम जो यूजफुल चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फिर से एफेरेंट में। क्लियर हुआ। और उसके बाद जो सेक्रेशन में थर्ड पार्ट आता है सेक्रेशन वाला, उस सेक्रेशन में हम हाइड्रोजन, प्रोटॉन और कुछ NH3 को भी जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी आपकी यूरिन फॉर्मेशन की, ये कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो वेस्टफुल होता है उसे रिमूव कर, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हमें जरूरत है
प्रोटीन की हमें जरूरत है, मिनरल्स की हमें जरूरत है। तो ये चीजें हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, अपने फिर से ब्लड में इनकी इफेक्ट में जो है इन्हें पहुंचा देंगे, जो ब्लड में जाएंगी हमें एनर्जी देंगी, जिसकी जहां जरूरत होगी वो वहां पर वर्क करेगी। अब थोड़ा रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी, क्लियर। तो रेगुलेशन में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है जक्स्टा ग्लैमुलर एपरेटस। ये जो जक्स्टा ग्लैमुलर एपरेटस होता है, ये होता क्या है, जब आपकी जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और प्लस जो आपकी एफरेंट एट्रियोल आपस में कांटेक्ट आती है, तो जक्स्टा ग्लैमुलर एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहला होता है मैक्यूला डेंसा, और दूसरी जो आपकी सेल्स होती है वो होती है जक्स्टा ग्रैनुलर सेल होती है। और थर्ड वन जो आपकी होती है, वो आपकी जो सेल होती है वो होती है एक्स्ट्रा ग्रैनुलर सेल। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, जैसे इसमें इसी को हम कनेक्ट करेंगे एक सिस्टम से जिसे हम बोलेंगे रास। क्या होता है, जैसे किसी भी पर्सन का बीपी जो है, ये जो दोनों होती है ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है, और ये भी जो होती है ये एफरेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कनेक्ट आती है तभी होता है। अब किसी भी पर्सन का बीपी जो है वो लो हुआ, बीपी लो हुआ। अब जब बीपी लो होगा ना, तो यहां पर जो आपकी जो 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 ये होगी, ये बीपी को लो करेगी, यानी कि ये आयंस की कंसंट्रेशन को सेंस करेगी। तो ये सेंस करेगी किसे, आयन कंसंट्रेशन, किसे, सोडियम क्लोरीन को। अब जब ये आयन कंसंट्रेशन को सेंस करेगी तो लगेगा कि आयन कंसंट्रेशन कम है, बीपी लो हो रहा है, तो ये सिग्नल देगी आपकी ग्रैनुलर सेल को। ग्रैनुलर सेल आपका सिक्रेटेड करती है एक चीज जिसका नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है, रेनिन। और ये जो रेनिन है ना, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये जो है लीवर द्वारा सिंथेसिस होती है, और ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसीई, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्जन एंजाइम। ये क्या करता है, इसे एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन में जब ये 1 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर रेनिन आता है, और रेनिन क्या करता है, इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। अब वैसो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बीपी लो है तो वैसो मतलब वैसो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का तो प्रेशर बढ़ेगा, बीपी हाई होगा। और उसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि तुझे एल्डोस्टेरोन बनाना है। और ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और ये रीएब्जॉर्प्शन कराने के बाद जो बीपी है वो हमारा हो जाता है नॉर्मल। क्लियर हो? 1-2 मिनट का टॉपिक और है, उसे हम देख लेते हैं। अगर बीपी लो है तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन अगर बीपी हाई है किसी भी पर्सन का, तो जो बीपी हाई होता है ना, वहां पर हमारी जो एट्रियल सेल होती है, एट्रियल सेल बीपी को सेंस करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ये सेंस करने के बाद एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम होता है एएनएफ। और ये जो एएनएफ होता है ना, ये क्या करता है, ये रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। अब रेनिन अगर रिलीज नहीं होगा तो ये पूरी प्रोसेस नहीं होगी, और बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। हाई से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब ये डिसीज का होता है, आपने पढ़ा होगा डायबिटीज इंसिपिटस। एक डिसीज होती है डायबिटीज इंसिपिटस, उस डिसीज के बारे में 1 मिनट में बात कर लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिटस, ये क्या होती है, ये डिसीज होती है जब आपका एडीएच काम नहीं करता। एडीएच आपका क्या होता है, एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, और ये जो होता है वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है। हाइपोथैलेमस आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है,
और ये हाइपोथैलेमस सिंथेसिस होता है और स्टोर होता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये जब काम नहीं करता है तो ये डिसीज हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जो हाई डोज ऑफ अल्कोहल की लेते हैं, अल्कोहल की, तो उनका जो एडीएच रिलीज नहीं होता, और एडीएच रिलीज नहीं होता तो उनका वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये क्या कराता है, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी ज्यादा यूरिन जो है एग्जिट ना हो। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उन्हें बार-बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी, जो हाई डोज आप जो है वो अल्कोहल ले लेते हैं। तो ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।